हेलो स्टूडेंट्स, तो आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एनसीईआरटी पाठशाला में आप लोगों का वेलकम है। आज हम लोग पार्ट फिफ्थ देखेंगे। हम लोगों ने लास्ट देखा था पार्ट फोर, और आज हम लोग देखेंगे पार्ट फिफ्थ जो कि है विजुअलाइजेशन द नेशन। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि कैसे वहाँ के लोग नेशन को अपने विजुअलाइज कर रहे हैं, कैसे उसकी फीलिंग को शो कर रहा है, फील कर रहा है उसको नेशन को। तो इस चीजों को इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला देखते हैं, वर्ड है एक, देखेंगे आप एलिगरी। तो एलिगरी क्या होता है, सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं। एलिगरी का मतलब होता है किसी भी चीज को, कोई वस्तु है मान लीजिए, उसको एक फिगर के थ्रू, एक सिंबल के थ्रू शो करना क्या कहलाता है, एलिगरी। तो जैसे देखेंगे, व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, फॉर इंस्टेंस ग्रीडी, इनवी, फ्रीडम और लिबर्टी। तो इन चीजों को एक सिंबल के द्वारा जो है रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, एलिगरी। इसमें देखेंगे कोई भी एलिगरी जो है स्टोरी होती है, उसके दो मीन्स होते हैं। फर्स्ट होता है लिटरल और सेकंड होता है सिंबॉलिक। कोई भी चीज मान लीजिए, उसको एक लिख करके शो किया जा सकता है और दूसरा जो है सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इसका एलिगरी का मतलब यही होता है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे जर्मनी का अगर बात करें, तो जर्मनी में क्या है कि जर्मनी के एक अपना सिंबल नेशन का फील करने के लिए, शो करने के लिए क्या किया गया, एक जर्मेनिया जो कि लेडी सिंबल है उसको बनाया गया। जैसे इंडिया की अपने बात करें तो हम लोग क्या कहते हैं, भारत माता। तो एक भारत माता का आप लोगों ने सिंबल देखा होगा, स्टैच्यू, जिसमें भारत माता बनी होती है। तो वैसे ही जर्मनी के केस में क्या है, जर्मनी के लिए एक लेडीज सिंबॉलिक बनाया गया जो कि जर्मेनिया कहलाता है। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, वहां के विजुअलाइजेशन, मतलब नेशन को विजुअलाइज करने के लिए एक सिंबल बनाए। ऐसे ही सबका अलग अलग है, हम लोग वन बाय वन सभी का डिस्कस करते हैं। बात करते हैं फ्रांस की। तो फ्रांस के लिए क्या बनाया गया, मरियान। तो फ्रांस का अगर नेशन को फील करने के लिए, सिंबॉलिक करने के लिए, तो मरियान बनाया गया। मरियान वर्ड से इसको जो है रिप्रेजेंट किया जाने लगा। फिर हम देखते हैं, अलग है उसका एक, नेक्स्ट है ब्रोकन चैन। अब ब्रोकन चैन का क्या मतलब है, इसका लिटरल मीनिंग तो है बीइंग फ्रीडम। ब्रोकन चैन की लिटरल मीनिंग क्या हो गई, ब्रिंग फ्रीडम, मतलब कि हम लोग फ्री हैं, किसी भी तरह के बाउंडेशन में नहीं है। तो इसका ये मतलब हो गया, ये हो गया लिटरल, और दूसरा हो गया सिंबॉलिक, जो कि इसका हम लोग शो करते हैं। फिर थर्ड देखते हैं हम लोग, फोर्थ देखते हैं, ब्रेस्ट प्लेस्ड विथ ईगल। तो इसका क्या मतलब, ये क्या शो कर रहा है, सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर स्ट्रेंथ। जर्मन एम्पायर के स्ट्रेंथ को ये शो कर रहा है, क्या चीज, ब्रेस्टप्लेट विथ ईगल। ये हो गया सिंबॉलिक और ये हो गया लिटरल मीनिंग। इसके बाद हम लोग फिफ्थ देखते हैं, क्राउन ऑफ ओक लीव्स। ओक लीव्स का जो क्राउन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हीरोइज्म की। हीरोइज्म मतलब की ब्रेवरी, हीरोइज्म मतलब की ताकतवर, हीरो एक कह सकते हैं एग्जाम्पल पे। तो क्राउन ऑफ ओक लीव्स क्या शो कर रहा है, हीरोइज्म को। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं सिक्स्थ, स्वॉर्ड। स्वॉर्ड मीन्स तलवार। तलवार क्या शो कर रहा है, रेडीनेस टू फाइट। यानी मान लीजिए तलवार है, वो शो कर रहा है रेडीनेस टू फाइट, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। यानी कि हम लोग ऐसा नहीं कि उसमें एबल नहीं है, लड़ सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड। एक तो स्वॉर्ड हम लोगों ने देखा था जिसका मतलब है रेडीनेस टू फाइट। फिर देखते हैं ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, इसका क्या मतलब है, ये क्या शो कर रहा है, विलिंगनेस टू मेक पीस। मतलब कि हम शांति, पीस बनाए रखने के लिए भी तैयार है, उसमें भी हम लोग पीछे नहीं है। तो ये ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, विलिंगनेस टू मेक पीस शो कर रहा है। तो ऐसे हम लोगों ने वन बाय वन सभी को देखा। पहले देखा कि एलिगरी क्या है, फिर हम लोगों ने देखा जर्मनी का, जर्मेनिया के रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर ऐसे फ्रांस के केस में हमने देखा कि मरियान का जो है बनाया गया सिंबॉलिक मीन्स। इसके बाद देखा ब्रोकन चैन जो कि बीइंग फ्रीडम को शो कर रहा है। फिर हम लोगों ने देखा ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल, जो कि क्या शो कर रहा है, सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर स्ट्रेंथ। फिर हम लोगों ने देखा क्राउन ऑफ ओक लीव्स, जो कि हीरोइज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर हम लोगों ने देखा स्वॉर्ड। स्वॉर्ड का मतलब रेडीनेस टू फाइट, मतलब हम लोग लड़ाई के लिए तैयार हैं, रेडी हैं। ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, जिसका मतलब है विलिंगनेस टू मेक पीस। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। अभी दो तीन और है, वो अभी डिस्कस करते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट की, जो नेक्स्ट सिंबल है वो है ब्लैक रेड एंड गोल्ड इन ट्राई कलर। तो ब्लैक रेड एंड गोल्ड जो आप लोग फिगर देख रहे हैं, जो एक फ्लैग है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्लैग ऑफ लिबरल
नेशनलिज्म इन 1848। 1848 में जो वहां का नेशनल का फ्लैग था वो जो है लिबरल नेशनलिज्म शो कर रहा है, और ये 3 कलर में है। उस टाइम की अगर हम लोग बात करें 1848 में, तो उस टाइम का फ्लैग कुछ इस तरह था। आज तो चेंज हो गया है, तो वो शो कर रहा है फ्लैग ऑफ लिबरल नेशनलिज्म इन 1848। इसके बाद हम लोग सेकंड देखते हैं, रेज ऑफ द राइजिंग सन। ये क्या शो कर रहा है, इसका क्या मीनिंग है देखते हैं हम लोग। बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा, बिगिनिंग ऑफ मतलब कि नए युग की शुरुआत। रेज ऑफ द राइजिंग सन, आप लोग देख रहे हैं फिगर में, जो सन है वो उदय हो रहा है, राइज हो रहा है, और वो शो कर रहा है बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा, मतलब कि नए युग की शुरुआत। जैसे कोई भी है नया, पहले जो कंट्री थी वो नेशनलिज्म वहां पे नहीं था, तो क्या हुआ जब वहां पे नेशनलिज्म आ गया तो एक हिसाब से वहां पे न्यू एरा की स्टार्टिंग हो गई, यानी कि बिगिनिंग हो गई। तो यही चीज शो कर रहा है। तो अब हम लोगों ने क्या देखा पार्ट 5 में कि हर एक मतलब कि ऑब्जेक्ट या कोई पीपल का जो स्टैचू है, कुछ भी चीजें जो रिप्रेजेंट हो रही हैं, वो क्या शो कर रहा है कि वहां की जो नेशनलिज्म की फीलिंग है लोगों में, वो मतलब फील कराने के लिए एक ऐसा बनाया गया सिंबल। और जिसका मतलब एक फर्स्ट तो हम लोग लिटरल के थ्रू जो है देख सकते हैं, और दूसरा सिंबल के थ्रू। तो यही चीज इसमें इस पार्ट में बताई गई। आई होप आप सभी लोगों को ये पार्ट पूरा समझ में आया होगा। बाकी कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, जिससे हम लोगों को मोटिवेशन मिल सके, प्लस आपके दोस्त लोग भी क्लास को देख सके और अच्छे से समझ सके। बाकी हम लोग इसके बाद देखेंगे पार्ट 6, जो कि रहेगा हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और इसके पहले के जो भी पार्ट रहे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, आप लोग सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को जरूर से देखिए, जिसके बाद आपको पूरे इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप आगे की चीजों को समझ पाएंगे। तो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 6 के साथ, पढ़ेंगे नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था, अब आज हम लोग देखते हैं पार्ट 6 नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म। और इस पार्ट में हम लोग देखते हैं कि एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी नेशनलिज्म कन्वर्टिंग इंपेरियलिज्म। नेशनलिज्म क्या है, अब इंपेरियलिज्म के कन्वर्ट होने लगा, कब, एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। तो 1900 सेंचुरी के लास्ट में जब ये कन्वर्ट होने लगा तो क्या हुआ, अब जो नेशनलिज्म तो अब वहां पे आ गया, अब क्या हुआ जब कंट्री में नेशनलिज्म आ गया तो क्या करने लगे वहां के लोग, उसको इंपेरियलिज्म में कन्वर्ट करने लगे। इंपेरियलिज्म का मतलब हम लोग समझते हैं कि इंपेरियलिज्म क्या होता है। तो इंपेरियलिज्म का मतलब होता है एक्सपेंडिंग कंट्रीज पावर, अपनी कंट्री की पावर को बढ़ाना। कैसे, चाहे तो आर्मी के माध्यम से हो, मिलिट्री के माध्यम से, या तो पैसे वगैरह के माध्यम से हो, यानी कि फोर्सली तरीके से अपनी कंट्री की पावर को वो लोग बढ़ाने लगे, और अपनी कंट्री की सीमाओं को भी जो है बढ़ाने लगे, एक्सपेंड करने लगे। तो ये क्या कहलाता है, इंपेरियलिज्म। तो यही है कि एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी नेशनलिज्म कन्वर्टिंग इंपेरियलिज्म। तो यही चीजें हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि नेशनलिज्म टेंशन स्टार्टेड इन बाल्कन एरिया आफ्टर 1871। तो आफ्टर 1871 के बाद क्या हुआ, ये जो बाल्कन का एरिया है ये काफी जो है मतलब ओपन एरिया था, काफी अगर ट्रेड के हिसाब से, ट्रेड के अकॉर्डिंग देखें तो काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट था। क्यों था, क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा ओपन एरिया था, काफी सेक्टर थे, जिसकी वजह से वहां पे ट्रेड को काफी जो है बढ़ावा मिल सकता था। इस वजह से बाल्कन एरिया काफी इंपॉर्टेंट था। तो क्या हुआ कि नेशनलिज्म टेंशन स्टार्टेड होने लगा, कहां पे, बाल्कन एरिया में, आफ्टर 1871। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो बाल्कन एरिया था, ये बाल्कन एरिया में कौन कौन से एरिया आते थे। तो देखते हैं बाल्कन एरिया एथनिक वेरिएशन, ये एथनिक वेरिएशन का एरिया था, लाइक बल्गोरिया है, अल्बेनिया है, इसके बाद है ग्रीस और मैकेडोनिया है, और क्रोएशिया है, बोस्निया है, स्लोवानिया है, सर्बिया है। ऐसे ही ये सारे जो एरिया थे वो कहाँ पे थे, ये बाल्कन एरिया में आ रहे थे। इस वजह से काफी जो है बड़ा भी था, प्लस काफी इंपॉर्टेंट था ट्रेड के अनुसार। तो इसके बाद हम देखते हैं लार्ज पार्ट ऑफ कंट्रोल, ये मतलब जो बाल्कन एरिया का काफी जो लार्ज पार्ट था वो किसके कंट्रोल में था, ऑटोमन अंपायर के। ऑटोमन अंपायर जो कि मुस्लिम शासकों का मतलब राजा थे वहां पे, तो इनके कंट्रोल में था कौन सा एरिया, बाल्कन एरिया का काफी ज्यादा हिस्सा
ये जो सारे पार्ट है हम लोगों ने डिस्कस किया, इन पार्ट्स में से काफी जो पार्ट थे वो किसके कंट्रोल में थे, ये ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में थे। फिर हम लोग देखते हैं बाल्कन स्टेट्स वर फियर्सली जेलस ऑफ ईच अदर। अब क्या हुआ, ये ऑटोमन एम्पायर जो है वो कुछ समय के बाद जब कमजोर पड़ने लगा, हम लोगों ने पीछे भी पार्ट में देखा था कि ऑटोमन एम्पायर जब कमजोर पड़ने लगा तो वहां के हिस्से होने लगे और सब धीरे धीरे एक एक स्टेट क्या है इंडिपेंडेंस होने लगे थे। तो वही है कि जब ये वीक पड़ने लगा, ऑटोमन एम्पायर वीक पड़ने लगा, तो क्या हुआ कि सभी स्टेट वन बाय वन इंडिपेंडेंस होने लगे। जब सभी इंडिपेंडेंस होने लगे तब क्या हुआ, देखेंगे हम लोग बाल्कन स्टेट्स वर फियर्सली जेलस ऑफ ईच अदर। अब क्या है, जब सभी इंडिपेंडेंस हो गए, छोटे छोटे जो स्टेट्स थे तो वो क्या है एक दूसरे से जलने लगे, क्योंकि जब अलग हो गए तो वो सभी चाहते थे कि मैं अपनी सीमा बढ़ा लूं और मैं अपनी सीमा और पावर को बढ़ा लूं। तो इस वजह से एक दूसरे के प्रति जीलस होने लगे, जीलस फीलिंग रखने लगे। साथ ही क्या है कि दूसरों की सीमाओं को अपने में करने के लिए ये जो है लड़ने भी लगे। तो यही चीज है। फिर हम लोग देखते हैं बिकम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट। अब क्या हुआ, जो ये एरिया था ये काफी ज्यादा इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि जब जीलस करेंगे और एक दूसरे का हड़पने की कोशिश करेंगे, ये सोचेंगे कि अपनी पावर हम बढ़ा लें और दूसरा सोचेगा हम अपनी पावर बढ़ा लें, तो इसी वजह से वहां पे जो एरिया था वो काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गया। फिर हम लोग देखते हैं मैटर कॉम्प्लिकेटेड व्हेन पावर लाइक रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया। क्या हुआ कि अब जब छोटे छोटे स्टेट हैं, जैसे कि मान लीजिए घर में बच्चे हैं, दो बच्चे हैं और आपस में लड़ रहे हैं, पड़ोस के बच्चे हैं आपस में लड़ रहे हैं, तो क्या होता है वहां तक तो बात नॉर्मल रहती है, वहां तक चल जाती है। बट क्या है, जब वही बच्चों की वजह से घर वाले या बड़े लोग सामने आ जाते हैं तो मैटर क्या होता है और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, यानी कि लड़ाइयां होने लगती हैं। तो वही बात यहाँ पे है, मैटर कॉम्प्लिकेटेड व्हेन पावर लाइक रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया। तो ये जो पावरफुल कंट्री थी, अब ये जब इसमें आ गई एक दूसरे के सामने, तो मान लीजिए रसिया है वो कंट्री ए की जो है सपोर्ट कर रहा है और जर्मनी है वो कंट्री बी को सपोर्ट कर रहा है। तो इस वजह से क्या हुआ, अब दोनों में काफी ज्यादा मैटर गर्म हो गया, काफी जो है बढ़ गया, विवाद होने लग गया। तो इस वजह से जब ये मैटर कॉम्प्लिकेटेड हुआ तब क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। तो अब यहीं से जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है और फिर इसी वजह से फिर इसके बाद जो है मतलब सभी जो है स्टेट फ्रीडम इंडिपेंडेंस होने लगते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके बाद एंटी इंपीरियल मूवमेंट भी स्टार्ट हो जाता है। इसी के बाद जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है तो एंटी इंपीरियल मूवमेंट भी स्टार्ट होने लगता है और फिर इसी की वजह से सभी कंट्री और सभी स्टेट्स क्या है इंडिपेंडेंस होने लगते हैं। तो ये रहा पार्ट 6, आप लोग आई होप समझ में आएगा। फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं। देखा हम लोगों ने कि 19th सेंचुरी के एंड में क्या है, अब नेशनलिज्म जो है इंपेरियलिज्म में कन्वर्ट होने लगा। फिर हम लोगों ने समझा कि इंपेरियलिज्म क्या होता है, मतलब कि अपने कंट्री की पावर को बढ़ाना और अपने जो है लिमिट्स को एक्सपेंड करना क्या कहलाता है, इंपेरियलिज्म कहलाता है। मतलब फोर्सली तरीके से ये जो है इंपेरियलिज्म कहलाता है। फिर हम लोगों ने देखा कि नेशनलिस्ट टेंशन स्टार्ट हो जाता है बाल्कन एरिया में आफ्टर 1871। फिर हम लोगों ने देखा कि जो है ये सारे एरिया रहे, जैसे कि बल्गोरिया है, अल्बानिया है, ग्रीस है और मैकेडोनिया है, क्रोएशिया है, बोस्निया, स्लोवेनिया और सर्बिया, ये सभी एरिया जो है इसके अंडर में आते हैं बल्गोरिया के। फिर हम लोगों ने देखा लार्ज पार्ट जो था क्या था, किसके कंट्रोल में था, ऑटोमन एम्पायर के। और फिर धीरे धीरे जब ये ऑटोमन एम्पायर कमजोर वीक पड़ने लगता है तो यहीं से भी हर स्टेट मतलब वन बाय वन स्टेट जो है क्या होते हैं इंडिपेंडेंस होने लगते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि बिकेम एन एरिया ऑफ जो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, काफी एरिया जब वाद विवाद होंगे, लड़ाइयाँ होंगी और एक दूसरे से जिलस करेंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ थोड़ा एरिया जो है तनावपूर्ण हो जाता है। तो फिर देखा हम लोगों ने मैटर कॉम्प्लिकेटेड हुआ जब कुछ पावरफुल कंट्रीज सामने आई, मतलब एक दूसरे के सपोर्ट में आई, जिसकी वजह से फिर वर्ल्ड वार होता है और एंटी इंपीरियल मूवमेंट भी स्टार्ट होते हैं, जिसकी वजह से फिर क्या है हर स्टेट अब इंडिपेंडेंस होने लगते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा और कुछ पॉइंट है हम लोग इसके बाद जो है डिस्कस करते हैं।